ये स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 11 का मैंने पिछली बार बताया था कि किस प्रकार से हम एक समान त्वरित गति की समीकरणों को निकालते हैं, जिन्हें गति के समीकरण भी हम कहते हैं। आज हम उन्हीं 3 समीकरणों को ग्राफी विधि से करेंगे। एक समान त्वरित गति के समीकरण। ऑब्जेक्ट आपको मैंने पहले बताया था, शुरू में हम यहाँ से नाप रहे हैं, ये मूल है। शुरू में ऑब्जेक्ट यहाँ पर है t बराबर 0 पर, और इसकी पोजीशन मान लिया x0 है, और मान लिया इसके जो चाल है ऑब्जेक्ट की वो u है। अब ये एक समान त्वरण से a से चला और कुछ देर बाद t बराबर t पर यहाँ पहुँच गया, a से t पहुँच गया, और अब इसकी पोजीशन x हो गई और यहाँ पर इसका वेग मान लिया v हो गया। अगर मैं इसका vt ग्राफ खींचूं, आपको इसमें नोट्स बनाने हैं, तो आप बिल्कुल जैसे जैसे मैं चित्र बना रहा हूँ ऐसे ऐसे आप लिखते हैं। ऐसे जैसे मैं ब्लैक बोर्ड में लिख रहा हूँ ऐसे ही आपको कॉपी में लिखना है। देखिए वीटी का, क्योंकि एक समान त्वरित गति है और आपको पता है वीटी ग्राफ का स्लोप जो है त्वरण होता है, क्योंकि त्वरण एक समान है इसलिए ये स्ट्रेट लाइन आएगी। तो कुछ इस प्रकार से ग्राफ आ गया। तो स्टार्टिंग में t बराबर 0 पर इसका वेग था u, t बराबर 0 में वेग था u, और t बराबर p पर वेग हो गया बढ़ के v। और अगर मान लो ये टाइम एक्सिस में खींच देता हूँ यहाँ पर, और अगर ये थीटा पता है तो टेन थीटा जो है बच्चों वो हमें दिया है a। चलिए अब पहला समीकरण हम निकाल लें। प्रथम समीकरण तो इसका जो झुकाव है टेन थीटा, मैंने कहा था टेन थीटा बराबर a है। अच्छा, झुकाव बराबर होता है लंब बट्टे आधार। टेन थीटा लंब, यहाँ से यहाँ तक लंब है और ये आधार है। आधार तो हमारा यहाँ से यहाँ तक t हो गया, और ये जो लंब है यहाँ से यहाँ तक है v बच्चों, और यहाँ से यहाँ तक है u। सो दिस विल बी योर v माइनस u। अब देखिए टेन थीटा बराबर a और ये बराबर होता है लंब बट्टे आधार, यानी कि v माइनस u बट्टे t। फिर से समझ लीजिए, यहाँ से यहाँ तक हमारा फ्रॉम हेयर टू हेयर, दिस इज v माइनस u, एंड यहाँ से यहाँ तक जो है वो t है। तो इसको अगर रीअरेंज कर दूँ मैं इधर उधर, तो ये जाएगा v माइनस u बराबर, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा at, और v बराबर u प्लस at। यही हमारा पहला समीकरण है। अब हम निकालते हैं द्वितीय समीकरण। द्वितीय समीकरण में भी यही वीटी ग्राफ ही हमारा हेल्प करेगा। लेकिन यहाँ पर एक बात समझने की ये है कि वीटी ग्राफ का स्लोप तो हमें त्वरण बताता है। अगर स्लोप चेंज हो रहा है तो त्वरण चेंज हो रहा है, इसका मतलब स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे क्योंकि एक समान त्वरित गति है तो स्लोप फिक्स है, तभी तो त्वरण फिक्स होगा, क्योंकि त्वरण ही स्लोप होता है। अब देखिए वीटी ग्राफ से एक और जानकारी मिलती है। वीटी ग्राफ ये है हमारा और ये टाइम एक्सिस है। तो वीटी ग्राफ और टाइम एक्सिस के बीच जो ये वाला एरिया है, दिस एरिया, ये जो शेडेड एरिया मैं बना रहा हूँ,
इसका जो क्षेत्रफल है, इस एरिया का जो क्षेत्रफल है ये दूरी को दर्शाता है। यानी कि आपका वीटी ग्राफ और टाइम एक्सिस के बीच का जो क्षेत्रफल है, शेडेड पोर्शन है, दिस विल, इसका जो अगर मैं इस एरिया को निकाल लूँ, इस छायांकित एरिया को, तो ये जो है आपको 0 से लेकर t समय में चली गई दूरी के बारे में बताता है। इसको अगर मैं नाम दे दूँ कुछ, O A B C और इसे D कह दूँ, O A B C D, तो t समय में चली दूरी बराबर OCBDAO, OCBDAO का क्षेत्रफल। अब इसका क्षेत्रफल निकालना आसान है, क्योंकि ये एक समलंब बन गया है। समलंब क्या होता है? जिसकी दो भुजाएं समांतर होती हैं। तो इसका क्षेत्रफल ऐसे भी निकाल सकते हैं। इसका क्षेत्रफल बड़ा होता है 1/2 गुणा जो ये लंबाई पे समांतर भुजाएं हैं, इनका योग आ जाएगा यहाँ पे, दिस धन दिस, गुणा इनके बीच की दूरी। यहाँ पर इस तरह से इसका क्षेत्रफल निकाला जाता है। और अगर आप दूसरा इसको आप देखें तो ये एक ट्रायंगल है और ये एक रेक्टेंगल है। माने ये एक त्रिभुज है और ये एक आयत है। तो इन दोनों का क्षेत्रफल अलग अलग निकाल के भी जोड़ सकते हैं। तो चलो हम इसी ढंग से चलते हैं, त्रिभुज और आयत करके। मान लिया इसमें चली गई दूरी s है, तो s बराबर, दूरी को हम s से दिखाते हैं, s बराबर त्रिभुज CBD का क्षेत्रफल, CBD का क्षेत्रफल धन आयत OCDA, आयत OCDA का क्षेत्रफल। आयत इनको निकाल देते हैं। चलिए, ये वाला पोर्शन तो हमने कर ही लिया है। तो दूरी s बराबर, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बच्चों आप जानते हो, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार यहाँ से यहाँ तक CD है t, 0 से लेकर t तक t, आधार गुणा ऊंचाई है v माइनस u। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल तो हो गया, प्लस इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, इसकी लंबाई है t और चौड़ाई है u, यहाँ से यहाँ तक u, तो ut प्लस ut। या ऐसा ut को हम आगे लिख लेते हैं, प्लस हाफ। अच्छा, v माइनस u, सबसे पहली समीकरण हमने क्या निकाली थी? v माइनस u बराबर at। तो v माइनस u की जगह में at लिख देता हूँ। ये t रहेगा ऐसे ही, इसकी जगह at और आ गया। देखिए अब क्या बन गया, s बराबर ut प्लस हाफ at²। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। तो ये द्वितीय समीकरण हमने इस प्रकार से निकाल ली। अब तीसरी समीकरण हमें निकालनी है। तीसरी समीकरण भी इसी प्रकार से हम चलेंगे। तृतीय समीकरण, क्योंकि तृतीय समीकरण भी दूरी है। द्वितीय समीकरण अगर आप देखिए, दूरी और टाइम का संबंध है। पहली समीकरण जो थी वो वेग और टाइम का,
एक समान त्वरित गति में वेग टाइम के साथ कैसे बदलता है, इसमें दूरी टाइम के साथ कैसे कैसे, जैसे जैसे ज़्यादा देर तक चलेगा तो ज़्यादा दूरी चलेगा, कम देर तक चलेगा तो कम दूरी चलेगा। और तीसरा जो है वो समीकरण है वो वेग और दूरी का समीकरण है, वेग और दूरी का संबंध है, ये दूरी और टाइम का संबंध है, ये वेग और टाइम का संबंध है। और तीसरा जो है तो उसमें फिर हम ऐसे चलेंगे, 30 mm में चली गई दूरी बराबर ये। तो अब हम यहाँ पर हमने जो दो भागों में इसको देखा था, त्रिभुज और आयत के रूप में इसका क्षेत्रफल निकाला, अब हम पूरे को एक ही लेते हैं, समलंब। तो समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 समांतर भुजाओं की लंबाई। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक तो है u, और यहाँ से लेकर यहाँ तक है v, तो u धन v, और इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी है t। अब देखिए इस समीकरण से t बराबर v माइनस यू अपॉन a को आप इसके नीचे ले आएंगे, तो v माइनस यू बराबर v माइनस यू बट्टे a बराबर t लिख सकते हैं। t बराबर v माइनस यू अपॉन a, तो ये जो t आया है इसमें यही रख देते हैं v माइनस यू अपॉन a। तो आप देखेंगे कि आपके पास तीसरा समीकरण आ गया है, s बराबर 1/2 u धन v, और t की जगह ये आ गया v माइनस यू अपॉन a। ये 2 और a इधर आ जाएंगे ऊपर, तो 2as हो जाएगा। और बच्चों v माइनस यू और v धन u, v माइनस यू v प्लस यू, आपने मैथमेटिक्स में एक सूत्र पढ़ा होगा, a ऋण b a धन b बराबर होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ v माइनस यू v धन u मिलके हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये गणित का एक प्रयोग है। तो इससे v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये तीसरा समीकरण आपका आ गया। तो मैंने इस प्रकार से आपको बताया कि कैसे हम जो है ग्राफ की मदद से गति के तीनों समीकरणों को निकालते हैं। अब हम जो है यही तीन समीकरणों को अवकलन समाकलन विधि से निकालेंगे। अवकलन समाकलन विधि से गति के एक समान त्वरित गति है, ध्यान रखना है, गति के समीकरण। अवकलन समाकलन विधि जो है तुम्हारे लिए एक नई है, क्योंकि इसको आपने पहले कभी नहीं सीखा था, तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसका एक बार रिवीजन और करा देता हूँ। सबसे पहले मैंने आपको बताया था एक तात्क्षणिक झुकाव। आपको याद होगा जब कोई वक्र होता था तो वक्र का झुकाव, एक तो मैंने कहा था दो बिंदुओं के बीच, ए से बी के बीच इसी वक्र का झुकाव। मान लिया ये वेलोसिटी एक्सिस है और ये टाइम एक्सिस है। हमने कहा ए से बी तक वस्तु जो है गति की है, तो इसका झुकाव निकालो। तो ये हमने इन दोनों को जोड़ दिया और इस रेखा का हमें झुकाव निकालना है, इसका औसत झुकाव कहलाता है। तो सबसे पहले मैंने आपको रेखा का झुकाव बताया था, फिर वक्र का झुकाव बताया था, औसत। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लेते हैं। अगर हमें ये वाला हिस्सा पता है, ये पता है, तो tan थीटा हम निकाल लेते हैं, और tan थीटा झुकाव होता था, ये था औसत झुकाव। तो ये तो हमने सीखा है। अब है दूसरा, मैंने कहा ये वक्र है क्योंकि इसका झुकाव हर जगह पर, देखिए झुकाव यहाँ पे बढ़ता जा रहा है। तो अगर इसका जो झुकाव है किसी बिंदु पर निकालना है, किसी बिंदु पर, मान लीजिए टाइम t बराबर किसी टाइम पर, तो यहाँ पर हम एक स्पर्श रेखा खींचते हैं। इस स्पर्श रेखा का हमें झुकाव निकालना है, तो ये तात्क्षणिक झुकाव कहलाता है। और तात्क्षणिक झुकाव मैंने कहा था यहाँ पे एक छोटा सा एक ट्रायंगल हम यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। ये v एक्सिस है, तो यहाँ से यहाँ तक इसको हम dv कह देते हैं, और ये टाइम एक्सिस है।
इसको हम dt कह देते हैं। तो इसका जो झुकाव है tan थीटा, ये dv/dt, मैंने ऐसा कुछ बताया था आपको। और ये जो है dv/dt है, ये समय t पर झुकाव होता था और इसे तात्क्षणिक झुकाव कहते थे, क्योंकि ये जो वे है वेग टाइम ग्राफ है, इसलिए इसका जो झुकाव है तात्क्षणिक, वो तात्क्षणिक त्वरण को बताएगा। जो वेग और टाइम का जो झुकाव है वो आपको त्वरण बताता है, और पोजीशन और टाइम का जो झुकाव होता है वो आपको वेग बताता है। तो ये जो है इस प्रकार से यहाँ पर त्वरण को बता रहा है, तात्क्षणिक त्वरण, यानी कि समय t पर त्वरण क्या है। इस ढंग से आप इसको हम कहते थे, इसे हम कहते थे v का अवकलन, t के सापेक्ष। v का अवकलन t के सापेक्ष। और इसकी जो वैल्यू है dv/dt की कैसे निकलेगी, अगर आपको ये पता है कि v और समय का टाइम का संबंध क्या है, तो उस संबंध को यहाँ रखेंगे, फिर हम अवकलन करते थे। तो मैंने इसके कुछ सूत्र भी आपको बताए हैं, जैसे dy/dx अगर आपको निकालना है, मान लो ये मैंने तुमसे कहा था कि अगर n, ये x की पावर n है, ये सूत्र है, x की पावर n है, x की पावर n का x के सापेक्ष, p की पावर n का p के सापेक्ष, t की पावर n का t के सापेक्ष, ये दोनों मैच करनी चाहिए। x की पावर n का x के सापेक्ष जो अवकलन अगर हम करते हैं तो ये आ जाता है n x की पावर n-1, ये सूत्र है। ये कहाँ से आया? ये मैथमेटिक्स से आया है। तो मैथ्स, क्योंकि अभी हम यहाँ पर तो केवल मैथ्स के व्यवहारिक उपयोगों को ही हम समझ रहे हैं, हम मैथ्स को नहीं जान रहे हैं। तो मैथ्स में इसको अवकलन जो है वो सीखना पड़ेगा एक बार। फिलहाल अवकलन क्या होता है ये मैंने बता दिया, और इसको हल कैसे करते हैं इसको आपको याद करना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए x की पावर 7 का अवकलन करना है x के सापेक्ष, तो ये हो जाएगा 7 x की पावर 7-1 6। ये इस सूत्र का उपयोग है। अगर माने यहाँ -1 होगा, x की पावर -1, तो हो जाएगा -1 x की पावर -1, यानी कि -2, यानी कि -1 x की पावर -2। ये जो है अवकलन करते हैं तो इस प्रकार से हमें प्राप्त होता है। तो ये तो है अवकलन। और अवकलन क्या है? तात्क्षणिक झुकाव किसी भी वक्र का। अगर ये y है, ये x है, तो यहाँ पर हो जाएगा dy और ये हो जाएगा dx। ये छोटा सा जो ट्रायंगल बनाया मैंने, इस ट्रायंगल को आप तो इस बिंदु पर x पर झुकाव जो है इसको हम dy/dx कहेंगे। इसी को हम tan थीटा भी कह सकते हैं। यहाँ पे थीटा जो है बच्चों ये होगा। और dy/dx निकालने का माने है y का अवकलन, x के सापेक्ष। इस प्रकार से जो है ये तो था किसी वक्र का किसी बिंदु पर तात्क्षणिक झुकाव। ये तो था अवकलन। अब समाकलन देखिए क्या है। अच्छा, अवकलन के एक सूत्र तो मैंने आपको यह बताया, एक सूत्र तो मैंने आपको बताया कि अगर x की पावर n है
तो ये हो जाता है एन एक्स की पावर एन माइनस वन। अब दूसरा सूत्र देखिए, अगर ये एम एक्स की पावर एन है, जहाँ एम कांस्टेंट है, एम एक फिक्स नंबर है, तो फिक्स नंबर जो है आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा एम, इस प्रकार से हो जाएगा। और फिर इसका अवकलन इसी सूत्र से हम लिख देंगे, एम तो ऐसे ही रहेगा, इसका अवकलन इस सूत्र से हो जाएगा एन एक्स की पावर एन माइनस वन। ये दूसरा सूत्र है। तीसरा सूत्र है, अगर खाली एम हो, यहाँ एम जो है कांस्टेंट था, हाँ ये ध्यान रखना है, अगर खाली एम है, एम अगर एक्स के साथ है तो एम बाहर आ जाएगा, लेकिन अगर खाली एम है तो कांस्टेंट का अवकलन जो है शून्य होता है। और एक चौथा सूत्र मैं और बताना चाहूंगा, अगर x की पावर n और x की पावर m है, इन दोनों का अवकलन करना है, तो चाहे प्लस हो या माइनस भी हो सकता है, तो ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n प्लस माइनस d बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर m। इस तरीके से धन है तो बीच में धन का प्रयोग करेंगे, ऋण है तो ऋण का प्रयोग करेंगे। तो इस तरीके से अलग अलग हम इन दोनों को अब अलग अलग अवकलन कर लेंगे। तो ये तो था बच्चों अवकलन की कुछ जानकारी। इन सूत्रों को आपको कहीं पे लिख लेना है, करते रहेंगे तो खुद ही याद हो जाएंगे कुछ समय पश्चात। अब समाकलन को किस प्रकार से हम समझेंगे। समाकलन, देखिए ये y है, ये x है। मान लिया कोई एक ऐसा वक्र है, ये x बराबर कोई नंबर है, मान लिया 5 है। अब हमसे कहा गया है कि 0 से लेकर 5 तक इस वक्र और ये जो एक्स एक्स है इसके बीच में इस एरिया को निकालिए। ये एरिया निकालना है। तो आप क्या करेंगे, क्योंकि आपके पास इसको निकालने का कोई सूत्र नहीं है। अगर ये त्रिभुज होता तो त्रिभुज का सूत्र आप पता लगा लेते हैं। अगर ये आयत होता, वर्ग होता, गोला होता तो गोले का, त्रिभुज वृत्त होता तो आप इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। लेकिन ये जो है एक ऐसी शेप है बच्चों जिसका हमें क्षेत्रफल निकालना नहीं आता। तो समाकलन विधि से हम ऐसी इरेगुलर शेप जो टेढ़ी मेढ़ी शेप है इनका हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। देखिए कैसे। इस पूरे एरिया को अगर मैं 2 भागों में तोड़ दूं तो क्या मैं अब इसका और इसका क्षेत्रफल निकाल सकता हूं? आप कहेंगे नहीं, अभी भी नहीं निकाल सकते। अब मैं इसको 4 भागों में तोड़ दूं, अभी आपको ये वाला जो क्षेत्रफल है अब ये समलंब जैसा दिख रहा होगा। तुम कहोगे नहीं नहीं ये तो दिख रहा है लेकिन ये समलंब है नहीं, क्योंकि ये तो इस प्रकार से है। चलिए कोई बात नहीं, मैंने इसको और भागों में तोड़ दिया। अब मैं इसको तोड़ते जाऊं और इस प्रकार से पतली पतली इसके ऐसे टुकड़े अगर मैं कर दूं बच्चों, और ये जो पतली पतली स्ट्रिप मैं बना रहा हूं इसमें, ये इतनी पतली है कि अनंत सूक्ष्म अगर ये स्ट्रिप बना दूं स्ट्रिप, तो हर स्ट्रिप एक आयताकार हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी?
आयत के रूप में हो जाएगी और आयत का क्षेत्रफल हमको आता है निकालना, तो इस स्ट्रिप का एरिया मैं निकाल लूँगा और ऐसी सारी स्ट्रिप जो यहाँ से लेकर यहाँ तक बनेंगी सबका एरिया निकाल के जोड़ दूंगा, तो ये जो टेढ़ा शेप है इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। क्या हो सकता है ना ऐसा? जब मैंने ये मोटी स्ट्रिप ली थी तब दिक्कत थी कि अगर मैं आयत का सूत्र लगाता तो इतना का क्षेत्रफल तो आ जाता, इतने हिस्से का, लेकिन ये जो कोना है ये जो कट जाएगा इसका क्षेत्रफल नहीं निकालता, तो ये कट जाता। ऐसे ही इस वाले आयत का निकालता है तो यहाँ से नीचे का तो निकल जाता, लेकिन इस वाला इतना छूट जाता। इस प्रकार से आप देखो, अगर मैं मोटी स्ट्रिप को आयत लेता हूँ तो इतना क्षेत्रफल ये जो कट रहा है किनारे से ये कट जाएगा, तो जो क्षेत्रफल आएगा वो असली के क्षेत्रफल से थोड़ा कम आएगा, क्योंकि हर स्ट्रिप को अगर मैं आयत लेता हूँ। लेकिन अगर मैं स्ट्रिप इतनी बारीक बारीक खींच देता हूँ कि आपके जो है सूक्ष्मदर्शी से भी ना दिखें, तब जो है बच्चों ये पूरा का पूरा क्षेत्रफल आ जाएगा और फिर इन सारी स्ट्रिप को मैं ऐड कर लूँगा, जोड़ लूँगा, इनके क्षेत्रफलों को जोड़ लूँगा। ये कहलाती है समाकलन विधि। अब देखिए इसमें कैसा मैं करता हूँ। मुझे x बराबर 5 तक का, यहाँ से x बराबर 0 से x, मैंने बीच में x बराबर जहाँ पर x है, यहाँ पर एक, यहाँ पर जहाँ पर x बराबर x होता है बच्चों, वहाँ पर y बराबर भी y होता है। अब अगर मैं एक बहुत पतली को हम क्या कहते हैं बच्चों, dx, ये dx मोटाई की स्ट्रिप मैंने ले ली, इसकी मोटाई dx है, मोटाई dx है, तो ऊंचाई इसकी लंबाई कितनी होगी? ये पॉइंट लगभग, ये दोनों जो पॉइंट हैं ये दोनों आसपास ही होंगे, तो एक ही समझ लो आप। तो इसकी पूरी जो लंबाई है पूरी स्ट्रिप की, ये y मानी जाएगी। तो इस स्ट्रिप का जो क्षेत्रफल है, स्ट्रिप का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? लंबाई है इसकी y और चौड़ाई है dx। इस स्ट्रिप का क्षेत्रफल y dx हो जाएगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की सारी स्ट्रिपों को जोड़ दें, तो इसके लिए संपूर्ण क्षेत्रफल ऐसी सारी y dx को जोड़ दें। ये जो s लिखा है s जैसा, इसका मतलब है समेशन, योग। कहाँ से कहाँ तक को जोड़ना? x बराबर 0 से x बराबर 5 तक सारी ऐसी छोटी छोटी जो स्ट्रिप हैं उनको जोड़ने के लिए इस प्रकार का इसका चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, और इसी को हम कहते हैं इंटीग्रेशन या समाकलन। इसका माना, अब इसको पढ़ेंगे कैसे? हम कहेंगे ये y का समाकलन है x के सापेक्ष, जहाँ x बराबर 0 से लेकर x बराबर 5 तक का हमें समाकलन करना है। यानी कि ऐसी मुझे स्ट्रिप जो है, क्योंकि हमारे हिसाब से y dx क्या स्ट्रिप है, तो मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक जितनी भी स्ट्रिप है सबका क्षेत्रफल जोड़ना है। और समेशन का मान है जोड़। आपको याद है समेशन का ऐसा चिन्ह बनाते थे जोड़ में, अगर ये x लिखा है और x बराबर 1 से लेकर n 10 लिखा है, इसका मान है ये 1 धन 2 धन 3 ऐसे करके 10। तो ये जो साइन है इसकी जगह अब ये वाला समेशन आ गया है, और इसको हम समेशन ना कह के हम इंटीग्रेशन कहते हैं, समाकलन कहते हैं। अब इसको हल कैसे करेंगे? तो इसके भी रेडीमेड सूत्र हैं, उन सूत्रों का हम प्रयोग करेंगे। वो सूत्र कहाँ से आए? अब इसका जवाब फिजिक्स में तो नहीं है, मैथ्स में ज़रूर मिलेगा। तो इसका हम कुछ सूत्र हम लिख लेते हैं।
किस प्रकार से इसको हल करेंगे। चलिए देखिए, अगर कहीं पर x की पावर n dx लिखा है, इसका माना कहाँ से कहाँ तक हमने छोड़ रखा है अभी, वो तो हम बाद में कर लेंगे। तो इसका जो सूत्र है बच्चों ये है x की पावर n+1 बट्टे n+1। ये पहला सूत्र आप देखिए। इसमें भी अगर कोई कांस्टेंट आ गया है आगे से तो ये बाहर चले जाएगा और x की पावर n का फिर ऐसे ही हो जाएगा, x की पावर n+1 बट्टे n+1। सूत्र में थोड़ा सा भिन्नता है। आपको याद होगा अवकलन में x की पावर n का होता था n x की पावर n-1। यहाँ इस प्रकार से ये वाला सूत्र का हम उपयोग करेंगे। तो ये दो जो चीज़ें आज हमने समझी, इनकी मदद से अब हम गति के समीकरण निकालते हैं बच्चों। पहले प्रथम समीकरण, आपको पता है किसी क्षण त्वरण, तात्क्षणिक त्वरण, तात्क्षणिक त्वरण किससे निकलता है? वीटी ग्राफ के स्लोप से। इधर v है इधर t है, उसका जो स्लोप है a होता है। तो अगर मैं इसको मैं ये लिख सकता हूँ dv बट्टे dt। अभी मैंने दिखाया था, अगर ये v है ये t है और ये कोई वक्र है तो इसके इस बिंदु पे जो झुकाव होगा इसको हम dv बट्टे dt कहेंगे और ये त्वरण होगा क्योंकि वीटी ग्राफ का स्लोप है, त्वरण देगा। तो मैंने इसको ऐसे लिख लिया है। अब इसको मैं लिख सकता हूँ, अब थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर दूँ तो dv बराबर a dt। dv बराबर a dt। अब दोनों तरफ समाकलन कर दूं, अगर ये देखिए समाकलन का चिन्ह लगा दिया a dt। अब समाकलन कहाँ से कहाँ तक करना है आपको याद है, जो मैंने अभी बनाया था। ये मूल बिंदु है, t बराबर 0 पर वस्तु यहाँ पर है और इसकी पोजीशन x बराबर x0 है और इसका जो वेग है वो u है और ये एक समान त्वरण से यहाँ से चल के यहाँ पहुँची, t बराबर t हो गया, पोजीशन x बराबर x ही हो गई और वेग जो है इसका v हो गया। तो t बराबर, अब देखिए यहाँ पर dv आया है, यहाँ पर dt आया है। इसको पढ़ेंगे कैसे? a का समाकलन t के सापेक्ष, इसे हम पढ़ेंगे। यहाँ पे तो कुछ है नहीं तो हम कहेंगे v की पावर 0 का समाकलन, क्योंकि जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ पर 1 तो होता है और किसी की पावर 0 बराबर 1 होता है। तो हम यहाँ कहेंगे v की पावर 0 का समाकलन v के सापेक्ष, यहाँ पर a का समाकलन t के सापेक्ष। अब कहाँ से कहाँ तक करना है? t बराबर 0 से t बराबर t तक, t बराबर 0 से t बराबर t तक। और इसी क्योंकि यहाँ वेग का समाकलन है, वेग के पदों में तो वेग u से v हो रहा है, तो u से v। अब देखिए समाकलन का सूत्र क्या था? x की पावर n dx था, तो x की पावर n+1 अपन n+1 है। यहाँ पर हो जाएगा v की पावर 0+1 अपॉन 0+1। ये तो हो गया इसका समाकलन हो गया। और ये जो u और v है ये ऐसे लिख देते हैं यहाँ पर, ये आगे से थोड़ा सा पीछे आ जाते हैं समाकलन करने का। यहाँ मैंने आपको बताया था जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले लेते हैं, क्योंकि ए तो एक समान त्वरित गति है ना, तो इसका त्वरण तो फिक्स ही होगा। ए हमने बाहर ले लिया। अब यहाँ क्या बचा? यहाँ हम कुछ नहीं बचा तो t की पावर 0 लिख लेते, जैसे यहाँ v की पावर 0 लिखा। तो t की पावर 0 का क्या हो जाएगा? t की पावर 0+1 अपॉन 0+1 और 0 से t।
ये थोड़ा सा आपको समझने के लिए थोड़ा सा इसमें पेन लेना पड़ेगा। अब ये क्या आ गया, 0 + 1 1 हो गया, ये 1 हो गया, तो ये खाली v रह गया। तो अब मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ, ये तो मैंने v की पावर 0 लिखा है, कहीं पे अगर dv लिखा है तो इसका समाकलन v हो जाएगा, ये हो गया v, u v बराबर, इसी प्रकार से ये खाली t हो जाएगा 0 t। अब इनका क्या उपयोग है, तो इसका उपयोग हम ऐसे लिखते हैं, इसकी जगह जहाँ पे ये v लिखा है वहाँ पे ये v लिख देते हैं, फिर माइनस, फिर ये जो u है ये लिख देते हैं, और यहाँ इसकी जगह ये लिख देते हैं, माइनस ये लिख देते हैं। तो देखिए आगे नहीं, v माइनस u बराबर 80, तो v माइनस u इजिकल टू 80, या v बराबर u प्लस 80। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। ये प्रथम समीकरण इस प्रकार से आ गई है। अब हम जो है दूसरा समीकरण हम इसमें निकालते हैं। इसी को फिर से अब द्वितीय समीकरण, तात्क्षणिक त्वरण ये है, इसको मैंने लिख दिया dv बराबर dv बराबर a dt। या ऐसे मत करो, a बराबर d है, इस v की जगह मैं ये रख देता हूँ, v बराबर u प्लस 80, u प्लस 80 ना, ऐसे तात्क्षणिक त्वरण वाले से नहीं, तात्क्षणिक वेग। तात्क्षणिक वेग बच्चों xt ग्राफ से v बराबर होता है dx बटे dt, क्योंकि xt ग्राफ का स्लोप वेग देता है। तो इससे मैंने dx बराबर हो गया v dt, और v की जगह ये रख दिया, dx बराबर u प्लस 80 dt, dx बराबर ये u dt और 80 dt डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लग जाएगा, आपने 10th में पढ़ा होगा, जो ब्रैकेट के बाहर होता है उसका दोनों में गुणा होता है। अब इसका समाकलन कर दिया हमने, समाकलन फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक, t बराबर 0 से t बराबर t तक, u से v तक, x नॉट से x बराबर x नॉट, ये प्रारंभिक स्थिति थी इसकी, से x बराबर x तक। तो जहाँ पर जैसा समाकलन है वहाँ पे लिमिट उसी प्रकार की हम रखेंगे। यहाँ पर x का समाकलन है तो लिमिट रखेंगे x नॉट से x, तो dx जो है बच्चों x नॉट से x। इजिकल टू u dt। तो यहाँ पर t का समाकलन है, dt लिखा है, तो t 0 से t तक, प्लस यहाँ पर भी t का समाकलन है 80 dt 0 से t। ठीक अभी हमने जैसा किया है बस बिल्कुल उसी प्रकार से करेंगे। यहाँ पर कुछ नहीं तो x की पावर 0 मान लेंगे, x की पावर 0 का x के सापेक्ष क्या हो जाएगा, x की पावर 0 + 1 अपॉन 0 + 1,
एक्स नॉट से एक्स, यहाँ u बाहर आ जाएगा, यहाँ पर t की पावर जो u तो प्रारंभिक वेग है, फिक्स ही है, तो u को बाहर ले लिया हमने, t की पावर 0 को हम लिख देंगे t की पावर 0 + 1 अपॉन 0 + 1, 0 से t। यहाँ a कांस्टेंट है त्वरण a को बाहर ले लेंगे, t की पावर बच्चों यहाँ 1 है, तो अवकलन हो जाएगा t की पावर 1 + 1 बट्टे 1 + 1, 0 से। अब देखिए ये आपको मैंने पहले बताया था, ये x ही है, x की पावर 1, ये तो 1 हो गया, 0x = u, ये t ही है, और ये जो है t² बट्टे 2 आ गया, t² बट्टे 2, 0 से t। अब देखिए मैं इसमें ये जो लिमिट है ये इनिशियल है, फाइनल लिमिट है, शुरुआत यहाँ से यहाँ तक। तो पहले ऊपर वाले को लिखेंगे x की जगह x माइनस x की जगह x नॉट, ये माइनस इस सूत्र में ही प्रयोग होता है हमेशा। ऐसे यहाँ पर t - 0 प्लस a, एक बार t की जगह रखेंगे तो t² बट्टे 2, माइनस t की जगह 0 रखेंगे तो 0² बट्टे 2, x माइनस x नॉट बराबर आ गया ut प्लस हाफ at², क्योंकि 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है। अब देखो x माइनस x नॉट क्या है, x नॉट यहाँ से यहाँ तक x नॉट है और यहाँ से यहाँ तक x है, x में से x नॉट घटाऊंगा तो ये दूरी आ जाएगी s, इसी को मैं s कहता हूँ, s बराबर ut प्लस हाफ at²। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। ये आपकी द्वितीय समीकरण है। अब है हमारे पास तीसरी समीकरण। इसको आपको एक दो बार देखना पड़ेगा, इसी वीडियो को शुरू से लास्ट तक आप एक साथ देखिएगा, तब आपकी समझ में 2-3 बार में आ जाएगा कि किस प्रकार से मैं कर रहा हूँ। अब तृतीय समीकरण, इसमें हम फिर तात्क्षणिक त्वरण से लेते हैं। तात्क्षणिक त्वरण जो है वो dv/dt होता है। अब इस बार थोड़ा सा इसको चेंज कर दे रहा हूँ, dv/dt को मैंने लिख दिया dv/dx और dx/dt। तो ये dx से dx हो जाएगा, dv/dt रह जाएगा। अच्छा अब देखिए dv/dx और dx/dt को आपसे इससे ठीक पहले वाले टॉपिक जो सेकेंड इक्वेशन निकाले, dx/dt को हम कहते हैं v बराबर तात्क्षणिक वेग बराबर होता है dx/dt, इसकी जगह v रख दिया, dx की जगह। तो इस तरीके से a dx बराबर v dv। आप दोनों तरफ का समाकलन कर देते हैं, ये आप लिख सकते हैं, लिख देना चाहिए, दोनों तरफ समाकलन करने पर क्या हो जाएगा, दोनों तरफ का हम इसका समाकलन कर दें, कहाँ से कहाँ तक करेंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक। तो क्योंकि ये समाकलन x का है तो x कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है, x नॉट से x, और इधर v है, v dv है, यहाँ वेग का समाकलन तो वेग u से v हो रहा है। अब देखिए a बच्चों कांस्टेंट है क्योंकि एक समान त्वरित गति है, त्वरण इसमें फिक्स है। यहाँ पर मैं x की पावर 0 लिख लूंगा समाकलन करने के लिए, तो हो जाएगा x की पावर 0 का समाकलन करने पर आपको पता यही आता है x। आप 2 बार आपने कर लिया है, आप समझ ही रहे होंगे। इजिकल टू यहाँ पर है v की पावर है 1, तो v की पावर 1 का जो समाकलन होगा तो v की पावर 1 + 1 अपॉन 1 + 1 u से v।
ए, एक्स की जगह एक्स रखा माइनस एक्स की जगह एक्स नॉट रखा। यहाँ पे वी स्क्वायर बटे 2 है, पहले वी की जगह वी रखूँगा तो वी स्क्वायर बटे 2, माइनस वी की जगह यू रखूँगा तो यू स्क्वायर बटे 2। एक्स माइनस एक्स नॉट तो बच्चों एस है, तुम्हें पता है। ये 2 एलसीएम आ गया, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, इस 2 को इधर ले आए, 2as बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, या वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। दिस इज द थर्ड इक्वेशन। तो इस प्रकार से हमने देखा कि समाकलन अवकलन विधि से भी हम इनको प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इनको एक बार आप 2-3 बार देख लीजिए, समझ लीजिए भली भांति।